Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at JB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. Today we will discuss about diversified farming and specialized farming और क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, इसको भी डिस्कस करेंगे एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन दिस टू टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम। तो फार्मिंग सिस्टम आप जानते हैं, उसके लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। फार्मिंग सिस्टम, मिक्स्ड फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ये लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। और फार्मिंग सिस्टम को अगर हम डिस्कस करें पहले, तो सिंपली फार्मिंग सिस्टम में हम डिफरेंट इंटरप्राइजेस को यूज़ करते हैं और इस तरह से यूज़ करते हैं कि टोटल फार्म की प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहे और जो इंटरप्राइजेज हैं उनका एक एप्रोप्रिएट रेशियो हो। तो इसी को हम फार्मिंग सिस्टम कंसीडर करते हैं। और जब ये एक सिस्टम में वर्क करता है और डिफरेंट कंपोनेंट्स रहते हैं तो इसी फार्मिंग सिस्टम को हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। अब ये जो फार्मिंग सिस्टम है ये दो तरह से हो सकती है, वैसे तो कई तरह से हो सकती है, लेकिन ब्रॉडली अगर हम बात करें तो दो तरह से हो सकते हैं फार्मिंग सिस्टम: स्पेशलाइज्ड फार्मिंग सिस्टम एंड डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये होते हैं स्पेशलाइज्ड फार्मिंग सिस्टम एंड डाइवर्सिफाइड। तो देखिए, स्पेशलाइज्ड का मतलब क्या है, कोई चीज स्पेशल है, उस पर ज्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग एंड डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। अब यहां देखिए, जो फार्मिंग है ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है जो लैंड पे की जाती हैं, उसी को हम फार्मिंग इन जनरल कंसीडर करते हैं। तो जहाँ तक बात स्पेशलाइज्ड फार्मिंग की है, तो ये जो फार्मिंग की जा रही है इसमें कई कंपोनेंट जो रहते हैं, क्रॉप्स है, डेयरी है, पोल्ट्री है, इसमें कई कंपोनेंट रहेंगे, कई इंटरप्राइज रहेंगे और ऐसा नहीं है कि केवल एक ही इंटरप्राइज हो। और डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में भी इंटरप्राइज रहते हैं, कई इंटरप्राइज रहते हैं। इंटरप्राइजेस का मतलब वो कंपोनेंट है जिनसे हमें इकोनॉमिक गेन हो रहा है, जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन है, हॉर्टिकल्चर है, पोल्ट्री है, पिगरी है, मशरूम कल्टीवेशन है, चाहे डेयरी है, गोट बकरी का पालन कर रहे हैं, सेरिकल्चर कर रहे हैं, बी कीपिंग कर रहे हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, जो भी कंपोनेंट है जिनसे हमें प्रोडक्शन मिलता है, जो जिनसे हमें फार्म इनकम होती है, वो इंटरप्राइजेज हैं। तो यहाँ देखिए, इंटरप्राइजेज दोनों में ही हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कम इंटरप्राइजेज हैं उसमें ज़्यादा इंटरप्राइजेज हैं, इंटरप्राइजेज दोनों में रहते हैं। लेकिन जो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में, इसमें किसी एक इंटरप्राइजेस पे, किसी वन इंटरप्राइज पे स्पेशल एम्फेसिस दिया जाता है, उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाता है, उसकी एक्टिविटीज़ को उसको ज़्यादा एरिया में किया जाता है, इस कारण से उसका आउटपुट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसको लार्ज एरिया में करते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसका जो आउटपुट है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, लार्ज आउटपुट होता है। तो अब कितना आउटपुट है कि उसको हम कहें कि स्पेशलाइज्ड फार्मिंग है। तो इन जनरल ये कंसीडर किया गया है कि अगर कोई कंपोनेंट या कोई इंटरप्राइज मोर देन 50% जो फार्म इनकम है उससे ज़्यादा दे रहा है, उसको फार्मिंग को हम स्पेशलाइज्ड फार्मिंग कहेंगे। मान लीजिए कि किसी एरिया में कोई फार्मर क्रॉप भी कर रहा है और डेयरी भी कर रहा है और प्लस पोल्ट्री भी है, और यहाँ जो है क्रॉप से जो है 70% इनकम आती है, डेयरी से मान लीजिए 20% इनकम आती है, और कितना बचा, फिर 10% बचा, यहाँ से 10% इनकम आई पोल्ट्री से, उसकी जो टोटल ईयरली इनकम है। तो यहाँ देखिए, जो इनकम मोर देन 50% है, तो इसको हम बोलेंगे ये स्पेशलाइज्ड फार्मिंग हो रही है। और स्पेशलाइज्ड फार्मिंग किस में हो रही है, क्रॉप में हो रही है। अब डाइवर्सिफाइड, स्पेशलाइज्ड क्रॉप भी होती है और डाइवर्सिफाइड क्रॉप भी होती हैं, कि राइस व्हीट ले रहे हैं या एक पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, उस पर डिपेंड होता है। तो यहाँ देखिए, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में क्या होगा कि एक इंटरप्राइजेस जो है मोर देन 50% इनकम देता है। लेकिन जो डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम होती है, मान लीजिए इसमें भी कोई फार्मर क्रॉप कर रहा है, प्लस डेयरी कर रहा है, प्लस पोल्ट्री कर रहा है, लेकिन यहां जो इनकम है, किसी भी कंपोनेंट की इनकम 50% से ज़्यादा नहीं होगी। मान लीजिए इसकी 40% है, इसकी मान लीजिए 30% है,
तो इसकी भी कितनी आएगी, 100 माइनस कर दें तो 30%। तो यहाँ देखिए किसी भी कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन इज नॉट मोर देन 50%। तो ये डाइवर्सिफाइड हो गया, अलग अलग कंपोनेंट से इनकम आ रही है और किसी की भी इनकम 50% से ज़्यादा नहीं है। यहाँ जो है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में कोई एक कंपोनेंट ज़्यादा एरिया में किया जाता है, उस पर ज़्यादा एम्फेसिस दी जाती है, उसमें एक्टिविटीज़ ज़्यादा की जाती हैं, इस कारण से उसका जो इनकम है वो भी ज़्यादा होती है। तो इसको जो लाइन मानी गई है, जो बेंचमार्क माना गया है, वो 50% इनकम माना गया है। अगर किसी फॉर्म में कोई कंपोनेंट 50% से ज़्यादा इनकम देता है तो वो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग होगी। तो यहाँ स्पेशलाइज्ड फार्मिंग किसके लिए हो रही है, क्रॉप के लिए हो रही है। अगर मान लिया यहाँ डेयरी से 70% इनकम हो रही होती है तो हम कहते हैं ये फार्म जो है डेयरी में स्पेशलाइज्ड है। और डाइवर्सिफाइड में क्या है, डाइवर्सिफाइड का मतलब विविध प्रकार का, कई तरह का, तो जो इनकम बटी रहती है, कोई भी कंपोनेंट 50% से ज़्यादा इनकम नहीं देता है। अभी देखिए इंटरप्राइज तीनों में कॉमन, ये 3 इंटरप्राइजेज हैं, ये दोनों में कॉमन है, लेकिन इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। तो यहाँ स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में एक पर्टिकुलर कंपोनेंट पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है। अब इसके कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग के भी और डाइवर्सिफाइड फार्मिंग के भी। तो पहले हम डिस्कस करेंगे स्पेशलाइज्ड फार्मिंग के क्या एडवांटेज हैं। देखिए कोई लोकेशन या कोई एरिया ऐसा है कि वहाँ कोई दूसरा इंटरप्राइज को लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मान लीजिए एरिड एरिया है, तो एरिड एरिया में क्रॉप प्रोडक्शन मुश्किल हो जाएगा करना और डेयरी करना मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ देखिए ऊँट कैमिल को पालना आसान है, बकरी गोट रियरिंग करना आसान है। तो ऐसे केस में जो कैमिल से जो इनकम हो रही है, ऊँट से ज़्यादा जो इनकम हो रही है, बकरी से जो इनकम हो रही है, वो ज़्यादा इनकम होगी। तो वहाँ स्पेशलाइज्ड हो गया, क्योंकि दूसरे कंपोनेंट को, दूसरे इंटरप्राइजेस को एक्टिविटी करने के लिए वहाँ उतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, क्लाइमेट फेवर नहीं करता है, या वहाँ का कोई मार्केट नहीं होता है। तो फार्मर फिर एक कंपोनेंट को ही ग्रो करता है, उसी से फिर ज़्यादा इनकम होती है। इसी तरह से मान लीजिए कोई वाटर लॉक्ड एरिया है, तो वहाँ देखिए पानी हमेशा भरा रहता है और इकोलॉजी सुटेबल है, तो जूट कल्टीवेशन ही होगा। तो इसी कारण से वेस्ट बंगाल में जो है जूट कल्टीवेशन ज़्यादा है, या राइस का कोस्टल एरिया में राइस कल्टीवेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ दूसरा इंटरप्राइज उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाएगा। तो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग ऐसे लोकेशंस पे अच्छी होती हैं जहाँ वो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए सूट करता हो। तो ये एक वहाँ के क्लाइमेट को, वहाँ की सॉइल को प्रॉपरली यूटिलाइज कर लेते हैं ये पर्टिकुलर कंपोनेंट, जिसको हम स्पेशलाइज्ड कह रहे हैं। तो ये इसका एक एडवांटेज है कि जहाँ दूसरे इंटरप्राइज को नहीं कह सकता, वहाँ एक पर्टिकुलर इंटरप्राइज को किया जा सकता है। तो ये स्पेशलाइज्ड फार्मिंग का एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। अगर हम वाटर लॉक्ड एरिया है, वाटर टेबल शैलो है, तो अगर हम वहाँ मान लीजिए मेज उगाना चाहें तो वहाँ मेज ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि मेज वाटर लॉगिंग के लिए सेंसिटिव है। लेकिन वहाँ राइस क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, तो राइस के लिए वहाँ स्पेशलाइज्ड कल्टीवेशन होगा। तो ये एक एडवांटेज है एक पर्टिकुलर एरिया को यूटिलाइज करने के लिए, उसका पोटेंशियल यूटिलाइज करने के लिए। दूसरा एडवांटेज ये है कि जब फार्मर मान लीजिए एक कंपोनेंट में स्पेशलाइज्ड हो गया, मान लीजिए राइस कल्टीवेशन हो रहा है, वहाँ वाटर टेबल शैलो है, रेनफॉल अच्छा है, या जूट कल्टीवेशन हो रहा है, तो वहाँ फार्मर क्या होता है कि टेक्निकल नॉलेज उनको बहुत अच्छी हो जाती है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए, उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। तो उसका प्रोडक्शन में अच्छा प्रोडक्शन होता है, क्योंकि अब फार्मर उससे अवेयर हो जाता है उसकी पूरी कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी से, कि उसमें कौन सी डिसीज आएगी, कौन से इंसेक्ट आएंगे, उसको कितना फर्टिलाइजर चाहिए, उसकी सोइंग कब करनी है, कौन सी वैरायटी यूज़ करनी है, उसका पूरा स्पेशलाइज्ड हो जाता है। तो इस कारण से प्रोडक्शन बढ़ता है। दूसरा एडवांटेज ये है कि जो मशीनरी है वो बहुत ज़्यादा मशीनरी नहीं खरीदनी पड़ती। मान लीजिए कई क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, जैसे पोटैटो ग्रो कर रहे हैं, शुगर केन भी कर रहे हैं, राइस भी कर रहे हैं, तो पोटैटो डिगिंग के लिए अलग मशीन लेनी पड़ेगी, शुगर केन प्लांटिंग के लिए रिजर लेना पड़ेगा, राइस के लिए हार्वेस्टर लेना पड़ेगा। तो अलग अलग मशीनरी की जरूरत पड़ती है जब डाइवर्सिफाइड सिस्टम होता है। लेकिन जब स्पेशलाइज्ड है तो 2 या 3 मशीन ही लेनी पड़ती हैं और वही इफेक्टिवली यूज़ होती हैं। तो ये उसका एडवांटेज है कि बहुत ज़्यादा मशीनरी नहीं लेनी पड़ती हैं। अनदर एडवांटेज ये है कि जब कोई कंपोनेंट स्पेशलाइज्ड हो जाता है तो वहाँ फिर प्रोसेसिंग यूनिट भी लगती हैं। माना कि जैसे हरियाणा के एरिया डेयरी सेक्टर स्पेशलाइज्ड है, अधिकतर फार्मर जो डेयरी में कंपोनेंट उनका मेन है, स्पेशलाइज्ड है, तो डेयरी सेक्टर ग्रो हो गया है वहाँ। इसी तरह से जहाँ राइस कल्टीवेशन होता है वहाँ राइस मिल ज़्यादा होती हैं। जहाँ शुगर केन में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं फार्मर, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग हो रही है शुगर केन की, तो वहाँ जो है शुगर मिल ज़्यादा होती हैं। तो जब एक क्रॉप का स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन होने लगता है तो वहाँ प्रोसेसिंग यूनिट्स भी डेवलप करती हैं, तो उससे एम्प्लॉयमेंट, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो ये इसके एडवांटेज हैं स्पेशलाइज्ड
फार्मिंग के। और एक बार फार्मर एक्सपर्ट हो गया किसी कंपोनेंट में, डेयरी में या मशरूम में, तो फिर उसी में वो एक्सपर्टाइज करता जाता है और उसकी इफिशियंसी बढ़ती जाती है और प्रोडक्शन फिर बढ़ता है। तो ये इसके एडवांटेज हैं। लेकिन ये जो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग होती है पर्टिकुलर लोकेशंस के लिए ही होती है, जहां वो कंपोनेंट सूट करता है और दूसरे कंपोनेंट को वो कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है। लेकिन डिसएडवांटेज इसके ये है कि मान लीजिए क्रॉप में स्पेशलाइज्ड फार्मिंग कर रहा है कोई फार्मर राइस का, और माने कोई डिसीज आ गई, ब्लास्ट डिसीज आ गई, तो पूरी क्रॉप डैमेज हो जाएगी। अब फार्मर के पास कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, या कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट आ गया तो डैमेज कर देगा। जैसे कि मेज में अभी जो है फॉल आर्मी वर्म आया है, जिससे कि मेज क्रॉप बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है। इसी तरह से शुगर केन की फार्मिंग है स्पेशलाइज्ड, और रेड रॉट डिसीज आ गई तो पूरा शुगर केन डैमेज हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग के साथ कि वो पर्टिकुलर कंपोनेंट डैमेज होने का चांस ज़्यादा है। मानो कोई पोल्ट्री से ज़्यादा इनकम कर रहा है, पोल्ट्री में डिसीज़ आने की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जैसे रानीखेत डिसीज़ है, तो वो डिसीज़ अगर आ गई तो पूरी पोल्ट्री खत्म हो जाती है, तो उससे पूरी इनकम नहीं होती। ये एक डिसएडवांटेज है, रिस्क है इसमें। दूसरा, स्पेशलाइज्ड में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही इनकम होती है, रेगुलर इंटरवल पे इनकम नहीं होती है, क्योंकि उसमें एक ही कंपोनेंट है, जो कंपोनेंट डेवलप होगा, उसके मार्केटिंग होगी, तभी इनकम होगी। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। दूसरा, जो सस्टेनेबिलिटी है सिस्टम की, वो मेंटेन नहीं हो पाती। रिसोर्सेज एक टाइम के बाद डिग्रेड होने लगते हैं, रिसोर्स बेस पुअर हो जाता है, पर्टिकुलर डिसीज, पर्टिकुलर इंसेक्ट, पर्टिकुलर वीड्स उस एरिया में, उस क्रॉप में जो आते हैं वो इकट्ठे होने लगते हैं, और वहाँ सस्टेनेबिलिटी और इकोलॉजी हैम्पर हो जाती है, जिससे कि सॉइल सस्टेनेबिलिटी है या दूसरे जो एनवायरमेंटल एडवर्स इफेक्ट हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। अब हम डाइवर्सिफाइड फार्मिंग को देखते हैं। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में देखिए कंपोनेंट तो वही 3 है, हम जिसका एग्जांपल लिया है, लेकिन यहाँ देखिए इनकम किसी भी एक कंपोनेंट से ज़्यादा नहीं हो रही है। इस यहाँ पे इनकम डाइवर्सिफाइड है, तो इसका मतलब जो कंपोनेंट्स पे, ये जो कंपोनेंट्स हैं इन पे सब पे किसी भी कंपोनेंट पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस नहीं दिया जा रहा है। हर कंपोनेंट पे एम्फेसिस दिया जाता है, कंसंट्रेट किया जाता है और एक्टिविटी उसकी की जाती है। तो अगर एक कंपोनेंट डैमेज हो गया, मान लीजिए क्रॉप फेलियर हो गया, तो डेयरी और पोल्ट्री से इनकम मिलेगी। मान लीजिए क्रॉप फेलियर होगी तो 60% इनकम देखिए डेयरी और पोल्ट्री से मिल जाएगी। लेकिन मान लीजिए यहां अगर क्रॉप डैमेज हुई तो केवल 30% इनकम ही मिलेगी। तो यहां देखिए जो रिस्क है, फेलियर होने का रिस्क किसी कंपोनेंट का, वो कम रहता है, और अगर वो रिस्क है तो इनकम फिर भी रहती है। तो यहां रिस्क मिनिमाइज किया जाता है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम में। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। दूसरा, सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहती है, क्योंकि हर उसमें जो है रिसोर्सेज यूज किए जा रहे हैं प्रॉपरली। राउंड द ईयर इनकम होती है, क्योंकि कोई ना कोई कंपोनेंट इनकम दे रहा है, और जो आउटपुट है एक कंपोनेंट का दूसरे में इफेक्टिवली यूज हो जाता है। तो ये एक सर्किल बना रहता है। तो ये डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम के एडवांटेज हैं। तो यहाँ देखिए जो इनकम है वो रेगुलर हो रहा है, ऐसा नहीं है कि 3 या 4 महीने बाद इनकम मिलेगी, इसमें रेगुलर इनकम मिलती है। तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है, और इसमें इकोलॉजी मेंटेन रहती है, सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहती है। तो जो डिसएडवांटेज स्पेशलाइज्ड फार्मिंग के होते हैं वो सारे वो एडवांटेज बन जाते हैं किसमें, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में। तो जो हमें एडवांटेज नहीं मिल पा रहा था स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में, वो सारा एडवांटेज हमें डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में मिलता है। और इसमें लेबर को जो है इंगेज रखा जाता है, लेबर हर सेक्टर में इंगेज रहती है। तो ये एक एडवांटेज है कि एम्प्लॉयमेंट रहता है, कभी लेबर खाली नहीं रहती, क्योंकि कंपोनेंट को, सभी कंपोनेंट को बराबर एम्फेसिस दी जाती है उसकी एक्टिविटीज़ में। ये इसका एडवांटेज है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग का। लेकिन जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि देखिए कई कंपोनेंट हैं, तो लेबर भी अलग अलग लगाने पड़ेंगे, तो इंस्पेक्शन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जबकि स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में फार्मर पास स्किल डेवलप हो जाती है, एक्सपर्ट हो जाता है, तो वो तुरंत डायग्नोस कर लेता है कौन सी डिसीज़ आ रही है, कौन सा न्यूट्रिएंट डिसऑर्डर आ रहा है, या कौन सी वैरायटी है, सोइंग टाइम कब करना है। यहाँ देखिए डिफरेंट कंपोनेंट हैं, तो यहाँ इंस्पेक्शन की एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉपर इंस्पेक्शन टाइमली नहीं हो पाता है। दूसरा, यहाँ देखिए जो सेक्टर्स हैं उसमें डिफरेंट मशीनरीज चाहिए, क्योंकि हम सभी सेक्टर्स को बराबर एम्फेसिस दे रहे हैं, तो हर सेक्टर के लिए अलग अलग मशीनरीज चाहिए। तो कई सारी मशीनरीज की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे देखिए केवल 1 या 2 मशीनरी से काम हो जाता है, क्योंकि 1 या 2 ही क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, पर्टिकुलर उसी पे फोकस किया जा रहा है। तो ये इसके
डिसएडवांटेज है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग का कि एक तो लेबर का ज़्यादा हमें लेबर चाहिए हर कंपोनेंट के लिए, दूसरा डिफरेंट टाइप की मशीनरीज चाहिए, तीसरा इंस्पेक्शन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। और ये एक कांस्टेंट हम कह सकते हैं, डिसएडवांटेज तो नहीं कह सकते डाइवर्सिफाइड फार्मिंग का, कि फार्मर को सारी ही नॉलेज, सभी कंपोनेंट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तभी वो उससे अच्छा आउटपुट ले सकता है। तो ये मैंने आपको कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताए डाइवर्सिफाइड फार्मिंग के लिए। लेकिन जो सजेशन है कि क्या सजेस्ट किया जाए फार्मर को, कि स्पेशलाइज्ड फार्मिंग करे या डाइवर्सिफाइड फार्मिंग करे। देखिए कि अगर रेगुलर इनकम लेनी है और रिस्क मिनिमाइज करना है, क्योंकि डिसीज इंसेक्ट्स अटैक करते ही हैं, इनकी साइकिल रहती है, तो फार्मर को हमेशा ये सजेशन दिया जाता है कि वो डाइवर्सिफाइड फार्मिंग करें, ताकि उसको रेगुलर इनकम होती रहे, हर महीने उसको पैसा मिलता रहे, और तभी जो है उसका लाइवलीहुड अच्छा चलेगा। और उसके बहुत मैंने एडवांटेज भी बताए थे पहले भी, कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के जो एडवांटेज, जो सारे एडवांटेज जो है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में होते हैं। सस्टेनेबिलिटी रहती है, राउंड द ईयर इनकम होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, बेटर हेल्थ रहती है, न्यूट्रिशन अच्छा रहता है। तो ये जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने अभी आपको बताया डाइवर्सिफाइड फार्मिंग के। लेकिन मान लीजिए कोई लोकेशन ऐसी है, हाई रेनफॉल एरिया हो रहा है, बहुत ज़्यादा है और वाटर लॉगिंग एरिया है, तो फिर वहाँ हमको जूट या राइस ही करना पड़ेगा, वहाँ फिर कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ऐसे केस में मान लीजिए हम राइस ही ले रहे हैं, तो फिर राइस में भी फिर डाइवर्सिफाइड राइस लीजिए, उसमें क्रॉप में भी डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, क्रॉप की वैरायटी चेंज कर लीजिए, उसका स्विंग टाइम चेंज कर लीजिए। तो यहाँ भी पर्टिकुलर क्रॉप में भी डाइवर्सिफिकेशन किया जा सकता है, अगर हम उस क्रॉप को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। वैसे कोशिश ये करनी चाहिए कि हम क्रॉप को चेंज करें, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी हम करें, नहीं तो वहाँ जो है बिल्डअप हो जाएगा इंसेक्ट और डिसीज़ का। तो ये जो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग है वहाँ तभी हो पाती है कि वहाँ कोई दूसरा इंटरप्राइज ग्रो नहीं हो पा रहा है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि डाइवर्सिफाइड फार्मिंग करें, क्योंकि बहुत से ऐसे कंपोनेंट हैं जो किए जा सकते हैं। जैसे मशरूम है, कमरे में किया जा सकता है, इसको कर सकते हैं। तो इस तरह के जो छोटे छोटे कंपोनेंट हैं उसको फार्मर अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसलिए डाइवर्सिफाइड फार्मिंग फार्मर को सजेस्ट की जाती है कि उसको जो है कोई रिस्क है वो मिनिमाइज किया जा सके। तो ये मैंने आज आपको बताया स्पेशलाइज्ड फार्मिंग क्या होती है, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट में एम्फेसिस दिया जाता है। तो आप इससे कंफ्यूज ये ना हो कि स्पेशलाइज्ड फार्मिंग केवल क्रॉप के लिए की जाती है। जैसे कि डेयरी है, डेयरी अगर हम ज़्यादा लाइव स्टॉक ले रहे हैं, भैंस या गाय ज़्यादा पाल रहे हैं, तो उससे ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो वहाँ डेयरी का स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे कि हरियाणा में डेयरी का है। हो सकता है फिशरी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा रहा हो, वेस्ट बंगाल में बहुत एरिया में जो फिश प्रोडक्शन किया जाता है, तो वहाँ स्पेशलाइज्ड जो फार्मिंग है वो फिश के लिए है। तो ऐसा नहीं है कि केवल क्रॉप के लिए ही स्पेशलाइज्ड फार्मिंग होती है, वो कंपोनेंट टू कंपोनेंट वेरी करती है कि वहाँ की लोकेशन की डिमांड क्या है और फार्मर के पास क्या रिसोर्सेज हैं और वहाँ का क्लाइमेट उस कंडीशन को फेवर करता है या नहीं करता है। तो ये आज मैंने आपको बताया कि स्पेशलाइज्ड फार्मिंग क्या होती है और डाइवर्सिफाइड फार्मिंग क्या होती है, और इसका जो बेंचमार्क है वो है 50% इनकम। अगर 50% इनकम एक कंपोनेंट दे रहा है 50% ज़्यादा, तो हम उसको फिर स्पेशलाइज्ड बोलते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ बताया, ये बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर को आप और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।